हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th लेसन नंबर 6 स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट का टॉपिक लेने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम रिक्रूटमेंट का मीनिंग लेंगे और उसके दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जैसे पिछले वीडियो में भी हम एक बार कर चुके हैं इसका मीनिंग, जहाँ पे हमने स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस किया था। फर्स्ट स्टेप वहीं पे रिक्रूटमेंट था हमारा, और इस वीडियो में रिक्रूटमेंट डिटेल में है। सो मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट इज इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग का मीनिंग एनकरेजिंग, इंड्यूसिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। हमारे जॉब में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सम वैकेंसीज आर देयर, राइट। उन वैकेंसीज के लिए ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। इंड्यूसिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। इस रिक्रूटमेंट का मेन एडवांटेज क्या होता है? मेन एडवांटेज यही है दैट फॉर फ्यू वैकेंसीज, वैकेंसीज सिर्फ फ्यू हैं, और उस फ्यू वैकेंसीज के लिए मैनी एप्लीकेशन, न्यूमरस एप्लीकेशंस आर कमिंग, एंड आउट ऑफ दोज न्यूमरस एप्लीकेशंस few candidates are going to be selected. So that will be the main advantage of the recruitment, कि हमारी जो सिलेक्शन है that will be from the numerous applicants, और जितनी ज्यादा चॉइस मिलेगी उतनी ज्यादा हमारी सिलेक्शन बेस्ट होने के चांसेस है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज हमारे दो हैं, वन इज द इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? इंटरनल एज द नेम इज टेलिंग कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एम्प्लॉयज में से ही किसी को रिक्रूट कर लेना है, उन पीपल को, अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। और जब हम कहीं बाहर से, आउटसाइड से किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ external source. Now let us do it in detail. First is internal source of recruitment. इसका मीनिंग क्या है? वैकेंसीज आर फिल्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। हमारे यहाँ मैनेजर की पोस्ट खाली हुई, राइट। हमारे जो लोअर लेवल वर्कर्स हैं, उनमें से जो भी मैनेजर से बिलो लेवल में काम कर रहे हैं, बहुत से लॉयल वर्कर्स हैं, उसी में से हमने किसी की एफिशिएंसी देख के, किसी की क्वालिफिकेशन देख के उसे अगर प्रमोट कर दिया, दैट विल बी नोन एज द इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, आगे जाके आप देखोगे कि ये रिक्रूटमेंट जो इंटरनल है, दैट इज फ्रॉम द प्रमोशन और फ्रॉम द ट्रांसफर। सो इफ द वैकेंसीज आर फिल्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इटसेल्फ, मतलब बाहर से हम किसी को नहीं लेंगे, देन इट विल बी नोन एज द इंटरनल सोर्स। ये हमारे लिए बहुत इकोनॉमिकल होता है। क्यों इकोनॉमिकल है? क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबा है, उसमें बहुत पैसा जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन क्योंकि हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की, हम उनकी लॉयल्टी को समझते हैं, हम उनकी क्वालिफिकेशन, एफिशिएंसी, एवरीथिंग इज नोन, सो दैट्स व्हाई वी कैन सिलेक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज वेरी इजीली। तो ये एक हमारे लिए इकोनॉमिकल वे है। दूसरा मोटिवेटिंग है। मोटिवेटिंग वाई? बिकॉज द पीपल दे नो, दैट द एम्प्लॉयज दे नो that if they are going to do their work with efficiency, definitely they will be promoted. तो वो मोटिवेट होकर काम करते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, ताकि जब कभी भी कोई वैकेंसी आए तो वैकेंसी उनसे फिल की जाए। दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड, दे विल लाइक टू पुट द बेस्ट एफर्ट्स। लेस लेबर टर्नओवर। यहाँ पे लेबर टर्नओवर देखो, एक बच्चे जो कंफ्यूज कर जाते हैं, वो टर्नओवर वर्ड से कर देते हैं। ये टर्नओवर वर्ड्स सेल्स का नहीं है। सेल्स का मीनिंग होता है ये अकाउंटेंसी में। अब हमारा जो कंप्लीट एक वर्ड है, दैट इज द लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि जब लेबर काम छोड़कर चली जाए, उन्हें काम पसंद नहीं आ रहा, उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन का एटमोस्फेयर पसंद नहीं आ रहा, तो वो काम छोड़ के चले जाए, दैट इज नोन एज द लेबर टर्नओवर। जब हमने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट किया है, ट्रांसफर किया है, देन डेफिनेटली दे आर वेरी फेमिलियर विद द एटमोस्फेयर, दे आर फेमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी टर्नओवर के चांसेस बहुत कम है। अगर हम बाहर से किसी को लेते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उन्हें काम पसंद ना आए, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन पसंद ना आए, और वो कुछ टाइम बाद छोड़कर चले जाए। लेकिन अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट है, तो डेफिनेटली लेबर टर्नओवर के चांसेस कम रहें। लेस अमाउंट फॉर ट्रेनिंग। दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी ट्रेनिंग के ऊपर कम पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन में करते करते समझ आ चुका होता है।
बेटर परफॉर्मेंस फॉर द प्रमोशन। उन्हें मालूम है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी डेफिनेटली द चांसेस फॉर प्रमोशन विल बी बेटर, तो उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बेटर रहती है। ट्रांसफर टू एडजस्ट द सरप्लस एम्प्लॉयज। अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं तो अपने सरप्लस एम्प्लॉयज को हमें हटाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन अगर हमारी इंटरनल रिक्रूटमेंट है, हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से एडजस्ट करते हैं, तो ट्रांसफर करके हम अपनी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर लेते हैं और उन्हें सरप्लस एम्प्लॉयज को हमें हटाना भी नहीं पड़ता, उनको हम ट्रांसफर करके अपनी वैकेंसीज को फिल कर लेते हैं। यही चीजें आगे पॉइंट्स में जो भी समझाया वही लिखा हुआ है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनली रिक्रूट करेंगे तो उनके क्या मेरिट्स होंगे और क्या डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट इज द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एज आई टोल्ड ऑलरेडी कि एम्प्लॉयज विल बी मोटिवेटेड। व्हाई दे विल बी मोटिवेटेड? because they know that if they are working with the efficiency, they are putting best efforts, तो उनको प्रमोशन के चांसेस हैं, वो हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, उनकी लॉयल्टी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगी क्योंकि उन्हें मालूम है कि आउटसाइडर्स को यहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता। तो वो हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स डालेंगे, उसका हमेशा उसको ठीक डायरेक्शन के लिए उसकी काम करेंगे, उनकी लॉयल्टी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, आगे है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये पॉइंट भी हमने पीछे किया है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन्स यहाँ पे ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कैसे है? क्योंकि यहाँ पे हमें उनका जो एक लेंथी सा सिलेक्शन का प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा जो ट्रेनिंग भी है उनको कम देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमारे इंटरनल वर्कर्स हैं, दे नो that what are the rules regulation, how they are working, what are the machinery that is working in the organization। तो इनकी ट्रेनिंग पे भी हमें कम पैसा खर्च करना पड़ता है और सिलेक्शन प्रोसेस से भी बच जाते हैं। ठीक है, यही पॉइंट आता है टाइम सेविंग। सिलेक्शन प्रोसेस में जो टाइम वेस्ट होता है उससे भी हम बच जाते हैं, क्योंकि हमारे ये इंटरनल वर्कर्स हैं। वी नो अबाउट देयर एफिशिएंसी, वी नो अबाउट देयर क्वालिफिकेशन, वी नो दैट व्हाट आर द रेफरेंसेस, सो दिस टाइम विल बी सेव्ड। आगे है सिंप्लीफाइड प्रोसेस। ये इंटरनल रिक्रूटमेंट बिल्कुल सिंपल है क्योंकि सब कुछ फेमिलियर है। सो दिस प्रोसेस विल बी वेरी सिंपल इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। राइट, कोई हमने बाहर एप्लीकेशन नहीं दी, कोई हमने एप्लीकेशंस को इनवाइट नहीं किया, ना उनकी स्क्रूटनी हुई। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। रिलायबिलिटी, हम अपने इंटरनल वर्कर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन नो देयर लॉयल्टी, द ऑर्गेनाइजेशन नो देयर बिहेवियर, the organization know how they are working, what is their efficiency, right? So they can rely। और इसी वजह से हमारी जो लेबर टर्नओवर है वो भी यहाँ पे कम होती है। ठीक है, तो वो रिलाय कर सकते हैं, उन्हें मालूम है कि ये छोड़कर नहीं जाएंगे। तो टर्नओवर, लेबर टर्नओवर, इट इज नॉट द सिंपल टर्नओवर, सेल्स नहीं है, ये है लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर यहाँ कम रहती है, उनके ऊपर रिलाय किया जा सकता है, वो लॉयल रहते हैं, उनका मोटिवेशन ज्यादा रहता है। ठीक है, और ये इकोनॉमिकल है, पैसा कम खर्च होता है, हमें प्रोफेशनल्स नहीं बुलाने पड़ते सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, टाइम सेविंग भी रहता है। तो ये सारे हमारे हो जाते हैं मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। नाउ लेट अस कम टू द डीमेरिट्स। लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, हम उन्हीं में से किसी एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। राइट, तो जो फ्रेश टैलेंट है, जो नई क्वालिफिकेशन है, वो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के पास पुरानी नॉलेज है, पुरानी स्किल है, पुराना ही टैलेंट है। नेक्स्ट इज एनकरेजेस फेवरेटिज्म। कोई हो सकता है, कोई मैनेजर का, कोई हायर अथॉरिटीज का कोई एक फेवरेट एम्प्लॉय हो। जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट में आते हैं तो हो सकता है हम उसको फेवर करें, एक को इग्नोर कर दें और दूसरे को सिलेक्ट कर दें। तो इसी वजह से हमारा ये लास्ट पॉइंट भी बनता है कन्फ्लिक्ट्स का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फेवरेटिज्म आ रहा है। तो यही फेवरेटिज्म के कारण ये एक ड्रॉबैक भी है कि हो सकता है एक अच्छा, एक जो लॉयल है, एक ज्यादा मेहनती इफेक्टिव जो पीपल है, एफिशिएंट पीपल है, हो सकता है उसे इग्नोर करके किसी फेवर देकर किसी लेस एफिशिएंट पीपल को हमने प्रमोट कर दिया। तो इसी फेवरेटिज्म की वजह से हो सकता है कन्फ्लिक्ट्स आ जाए। राइट, वन इज सिलेक्टेड एंड अनदर इज लेफ्ट, तो ये कन्फ्लिक्ट्स का भी एक कारण बन जाता है। लिमिटेड स्कोप, हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज हमेशा लिमिटेड रहते हैं। राइट, क्योंकि हमारे फॉर एग्जाम्पल हमें 5 पीपल चाहिए और हमारे 5 में हमें
हमें 5 हमें इस वक्त चाहिए और हमारे एग्जिस्टिंग है 20, हमें 20 में से ही 5 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर हम बाहर से सिलेक्ट करें, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू अगर हम ये सिलेक्ट करें, हो सकता है हमारे पास 200 एप्लीकेशंस आ जाएं। नाउ द सिलेक्शन विल बी वेरी वाइड, चॉइस हमारी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वाई? बिकॉज मैनी एप्लीकेशंस आर देयर और यहाँ पे लिमिटेड चॉइस है। आउट ऑफ 20 वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 5, बट हेयर आउट ऑफ 200 वी आर गोइंग टू सिलेक्ट 5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनल रिक्रूटमेंट की, तो हमारी जो चॉइस है, जो स्कोप है, वो बहुत लिमिटेड रह जाता है। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब बात करते हैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट के कौन कौन से वेज हैं, कैसे हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट मिलती है। वन इज प्रमोशन, सेकंड इज ट्रांसफर। ट्रांसफर में कुछ भी नहीं है, ओनली द वर्क प्लेस इज चेंज्ड। द पर्सन इज taken from one workplace and he will be put on the second workplace and all other things will be similar. कौन कौन सी चीजें सेम चलेंगी? सैलरी सेम रहेगी, अथॉरिटी सेम रहेगी, रैंक सेम है, प्रेस्टिज सेम है, ओनली द वर्क प्लेस इज चेंज। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लर्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट टू सेल्स डिपार्टमेंट। देखो, अब वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी क्लर्क ही है, लेकिन सिर्फ उसका वर्क प्लेस चेंज हो गया, तो उसकी प्रेस्टीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दीज ऑल आर सेम, ओनली द वर्क प्लेस इज चेंज्ड। अब प्रमोशन क्या है? प्रमोशन में हमारी रैंक बदल जाती है। रैंक बदलती है तो प्रेस्टीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग इज चेंज्ड। और यहाँ पे सिंस इट इज प्रमोशन, तो प्रमोशन हायर लेवल को कहते हैं, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। तो इसका मीनिंग अब हम करते हैं, शिफ्टिंग वन पर्सन, वन एम्प्लॉय टू द हायर लेवल, हायर जॉब पोजीशन। और इसमें क्या होगा? मोर प्रेस्टीज, मोर अथॉरिटी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हायर रैंक। अब देखो, सब कुछ बढ़ गया, अथॉरिटी, प्रेस्टीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका रैंक भी बढ़ गया। लेकिन एक चीज हमने लिखी, जनरली विद द हाई सैलरी। यहाँ पे वर्ड जनरली यूज कर दिया है हमने। इसका मतलब ये है कि प्रमोशन में ये जरूरी नहीं है कि हमारी सैलरी बढ़े, क्योंकि सैलरी एक स्टेज पर आके रुक जाती है जब हमें मैक्सिमम सैलरी मिल रही होती है। लेकिन प्रमोशन वहां पे भी हो सकते हैं। हायर अथॉरिटीज हैं, हायर रैंक्स हैं, लेकिन सैलरी मैक्सिमम हो जाए, तो वहां पे कुछ लोग सिर्फ प्रेस्टीज की वजह से, हायर रैंक की वजह से उस प्रमोशन को एक्सेप्ट करते हैं। राइट? तो जनरली हायर सैलरी होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती है, इसलिए वर्ड यहाँ पे जनरली लगा दिया गया। सो प्रमोशन इज ऑलवेज विद द हायर प्रेस्टीज, हायर अथॉरिटी, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर रैंक एंड जनरली विद द हायर सैलरी। बट द ट्रांसफर इज विद द सेम ऑल दीज थिंग्स, ओनली द वर्क प्लेस इज चेंज्ड। अब बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। जैसे इंटरनल सोर्सेज में हमने डिस्कस किया था दैट द एम्प्लॉयज आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। यहाँ पे उसका बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। हियर द एम्प्लॉयज आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। हम अपने इंटरनल जो एम्प्लॉयज हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, उनको कंसीडर यहाँ नहीं करेंगे। हम अपने कैंडिडेट्स, अपने न्यू एम्प्लॉयज आउटसाइड से सिलेक्ट करेंगे। दिस विल बी नोन एज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये दो जगह पे स्पेशली सुटेबल रहता है। पहला तो जब हमें लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, एक दो चार पांच चाहिए, तो आप इंटरनल से रिक्रूट कर सकते हो। बट व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड, तब आपको एक्सटर्नल सोर्सेज पर ही रिलाई करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन नई है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगे ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट विल नॉट बी अवेलेबल देयर। सो ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यू है या हमें लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, तो हमारे लिए एक्सटर्नल सोर्सेज विल वर्क। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। यहाँ पर भी जो अभी आपको बताया कि इन दोनों केसेस में, व्हेन लार्ज नंबर आर रिक्वायर्ड और व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू, इन दैट केस एक्सटर्नल सोर्सेज विल वर्क। राइट? तो अब बात कर रहे हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इस चीज को ध्यान से आप बस समझ लीजिए। एक सिंपल सा पॉइंट है, जो हमारे इंटरनल के डिसएडवांटेज थे, वो यहाँ पे एक्सटर्नल के मेरिट्स बन जाएंगे। ठीक है? जैसे हम वहां पे कह रहे थे कि फ्रेश टैलेंट नहीं है, वो इम्पार्शियल नहीं है, फेवरेटिज्म आ जाएगा।
ठीक है, तो वो हमारे डिसएडवांटेज थे, लेकिन वो यहाँ पे हमारे एडवांटेज है, क्योंकि अब देखो यह इम्पार्शियल है। वहां पे फेवरेटिज्म था, कोई किसी को फेवर कर सकता था, लेकिन यहाँ पे फेयर रहेंगे, कोई फेवरेटिज्म नहीं रहेगा, इम्पार्शियल। पीपल आर फ्रॉम आउटसाइड इटसेल्फ, और उनका पूरा एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, एक टेस्ट है, कुछ इंटरव्यूज हैं। इफ दे आर गोइंग थ्रू ऑल दीज एंड दे आर पासिंग इट, ओनली देन द सिलेक्शन विल बी देयर। सो इट विल बी फेयर एंड इम्पार्शियल, और साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट भी है, राइट। इट इज गोइंग थ्रू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इसका एक प्रोसेस चल रहा है। जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं, टेस्ट हैं, वो दूसरे लोग जो स्किल वाले हैं वो उसको टेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो एक ट्रांसपेरेंसी है कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कितनी एफिशिएंसी है उसके टेस्ट में, कितने उसने एफिशिएंटली उस अपने टेस्ट दिए हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी रहती है जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। फ्रेश टैलेंट, जो हमारा डिसएडवांटेज था इंटरनल का, कि हमें फ्रेश टैलेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम आउटसाइड से अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो बिल्कुल फ्रेश है, न्यू नॉलेज लिए हुए हैं, न्यू उनकी स्किल है, न्यू क्वालिफिकेशन है, अपडेटेड नॉलेज है। सो फ्रेश टैलेंट विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ द पीपल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। वाइडर चॉइस, यही एग्जाम्पल आपको दिया था कि 20 पीपल हैं, इसमें से हमें 5 चुनने हैं, 20 है हमारे इंटरनल, और अगर हम बाहर से आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो हमारी 200 एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो इसने एक्सटर्नल ने हमको एक वाइडर चॉइस अवेलेबल करवा दी है। सो इट इज अ एडवांटेज ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अगर ये इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में ये हमारा डिसएडवांटेज बन गया था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ इज हैपनिंग, इट इज पॉसिबल व्हेन द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज देयर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फ्रेश टैलेंट आएगा, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आएंगे, वाइडर चॉइस है, हम एक लेटेस्ट इंसान को, एक आउट ऑफ मैनी कैंडिडेट्स, मैनी एप्लीकेंट्स, वन इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड। तो जितना हम अपनी चॉइस को वाइड करेंगे, उतनी अच्छी क्वालिफिकेशन, उतना बढ़िया टैलेंट, उतनी लेटेस्ट स्किल हमारे पास आएगी, एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ विल बी पॉसिबल। न्यू आइडियाज लेके आएंगे नए लोग हमारे पास। नाउ लेट अस कम टू द डीमेरिट्स। एम्प्लॉयज टर्नओवर, अब जो उनके एडवांटेज थे हमारे इंटरनल के, वो यहाँ डिसएडवांटेज आएंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज की टर्नओवर मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा सकते हैं। वाई द एम्प्लॉयज टर्नओवर विल इंक्रीज इन दिस केस? बिकॉज दे आर न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट मे हैपन, देखो, if they don't like the atmosphere, they will leave. So if they are not going to like the organization atmosphere, they are not going to like the rules and regulation, they are not fitting themselves in that organization, तो क्या करेंगे वो? Definitely they are going to find out some new job itself. तो employees turnover यहाँ पे बढ़ जाती है। पर इंटरनल में ऐसा नहीं होता, बिकॉज दे आर फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर नॉट गोइंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज देयर इन द एक्सटर्नल। टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे आप देखोगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन का, हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो वो कितना लंबा प्रोसेस है, मैनी टेस्ट आर देयर, मैनी टाइप ऑफ इंटरव्यूज आर देयर, राइट। उसके बाद रेफरेंस चेक है, सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, एंड इट इज ऑल्सो द टाइम कंज्यूमिंग, एंड इट इज द कॉस्ट कंज्यूमिंग ऑल्सो। क्योंकि जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो टेस्ट ले रहे हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चार्ज देयर फीस फॉर ऑल दोज सर्विसेज। तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है उस सिलेक्शन की, और उसका टाइम टेकिंग भी ये एक प्रोसेस हो जाता है। एम्प्लॉयज डिससेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज विल बी नॉट सेटिस्फाइड। जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल डाउन रहेगा। दे नो दैट इवन इफ दे आर पुटिंग देयर एफिशिएंसी, दे नो दैट इफ दे आर going to show their loyalty, but still the promotions will be given to the outsiders, right? The vacancies will be filled from the outsiders, तो वो हमेशा dissatisfied रहेंगे। उनको आप कुछ भी अगर एक्स्ट्रा दे रहे हो, उनको वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, because they feel that whenever the vacancies are there, जो प्रमोशन के लिए वैकेंसीज हैं, जो हायर लेवल की वैकेंसीज हैं, they are not going to get it, so they will always feel dissatisfied। ठीक है, उनका मोराल कम रहेगा। अब बात करते हैं इनसिक्योरिटी की। दे आर ऑलवेज इनसिक्योर बिकॉज दे नो दैट आउटसाइडर्स आर ऑलवेज वेलकम्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनके लिए हमेशा एक रास्ता खुला हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग हमेशा बनी रहेगी। और ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग ना सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज में रहेगी, पुराने एम्प्लॉयज में भी, ये दोनों एम्प्लॉयज में रहेगी।
बिकॉज द एटमोसफियर इज सेम फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। चाहे वो नया एम्प्लॉय हमें ज्वाइन कर रहा है और पुराने भी हैं, लेकिन उन सब में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब कभी भी चांस होगा, जब भी एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो वो हमारे में से सिलेक्शन नहीं होगी। तो ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, ये उनके एफिशिएंसी लेवल को भी डाउन कर देती है, उनके मोराल को डाउन कर देती है, उनकी लॉयल्टी को डाउन कर देती है, राइट। तो ये हमारे बन जाते हैं सारे इसके डिसएडवांटेज। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये एम्प्लॉयज मिल सकते हैं। ये सारे हमारे वो वेज हैं जहां से हमें एम्प्लॉयज अवेलेबल होते हैं, राइट। सबसे पहले ले लीजिए आप फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट। फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट को हमारी बुक में एक और नाम दिया हुआ है, दैट इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये एक बहुत सिंपल सा वे है टू गेट द एम्प्लॉयज और टू गेट द वर्कर्स। एक फैक्ट्री को, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल अनस्किल्ड का मीनिंग ये है पियून चाहिए, स्वीपर्स चाहिए, राइट। फॉर दैट वर्क नो स्किल, नो स्पेशल स्किल इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एज द नेम इज टेलिंग, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और द फैक्ट्री गेट, एक नोटिस फैक्ट्री के गेट पे वो पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो हमारे जॉब सीकर्स हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, वो हर मॉर्निंग में गेट के पास, फैक्ट्री के गेट के पास आएंगे, और जो उसके लिए अपने आप को फिट महसूस करते हैं, विच आर विलिंग टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके लिए अपना इंटरव्यू देके और डायरेक्ट रिक्रूट होके उस जॉब को ले लेंगे। बस सिंपल इस पॉइंट में ये है दैट द वैकेंसीज आर गोइंग टू बी पेस्टेड एट द फैक्ट्री गेट। द विलिंग पर्सन्स और द जॉब सीकर्स, they are assembling at the gate of the factory, seeing that how many vacancies are available. If they are willing, they can join the organization after the formalities. ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, इन दोनों को इकट्ठा लेंगे। मैनेजमेंट कंसल्टेंट के साथ मैं आपको एक वर्ड और दे रही हूं जो आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, प्लेसमेंट एजेंसीज। ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट और प्लेसमेंट एजेंसीज। बस एक फर्क है इन दोनों में कि ये हमारे गवर्नमेंट के होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, और ये हमारे प्राइवेट होते हैं। ठीक, अब बात हम शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारे वो एक्सचेंजेस हैं वेयर द जॉब सीकर्स, दे आर गोइंग टू लीव देयर बायोडाटा। ठीक है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच नीड सम एम्प्लॉयज। तो वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वो एक सुटेबल एम्प्लॉय का, सॉरी सुटेबल कैंडिडेट का बायोडाटा जो उसके पास ऑलरेडी सबमिटेड है, वो ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ जॉब सीकर्स हैं, उन्होंने अपना बायोडाटा जॉब इधर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में छोड़ दिए, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने जिनको एम्प्लॉयज चाहिए, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कांटेक्ट किया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बायोडाटा ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। दैट इज द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, राइट। अब यहाँ पे ये लोग कोई कमीशन नहीं चार्ज करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हियर द वर्कर्स आर गेटिंग देयर सैलरी। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट की और प्लेसमेंट एजेंसीज की, राइट। सेम वे दे आर गोइंग टू इनवाइट द बायोडाटा, वो जॉब सीकर से बायोडाटा इनवाइट करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग एज अ मिडल मैन लाइक द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये दोनों मिडल मैन है बस बीच में। ठीक है, दे आर वर्किंग एज अ मिडल मैन। इनके पास अब बायोडाटा आ गया है, और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको एम्प्लॉयज चाहिए, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट बायोडाटा टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इसके लिए, अपनी सर्विसेज के लिए ये कमीशन चार्ज करते हैं। तो अब हमारे 3 पॉइंट्स हो गए हैं। एक हमने फैक्ट्री गेट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया, सेकंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किया, और उसके साथ साथ हमने प्लेसमेंट एजेंसीज को कवर किया। अब हम बात करते हैं मीडिया एडवर्टीजमेंट की। मीडिया एडवर्टीजमेंट मींस व्हेन द एडवर्टाइजमेंट इज गोइंग टू बी गिवन इन मीडिया। ये मीडिया कौन सा होना चाहिए? इट विल बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैकेंसी, कि वैकेंसी किस टाइप की है, व्हाट इज द टाइप ऑफ वैकेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अनस्किल्ड पीपल चाहिए, पियून चाहिए, हमें स्वीपर्स चाहिए, तो उसके लिए हमें लोकल पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी होगी, क्योंकि अनस्किल्ड के लिए
सैलरी कम होती है, उसके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर कोई हमें स्किल्ड पीपल चाहिए, फॉर एग्जांपल मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड, तो हम उसके लिए नेशनल पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। अकाउंटेंट टाइप कोई हमें हमारी वैकेंसी है, उसके लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल होता है एक, उसमें हम वैकेंसीज दे सकते हैं। तो ये जो मीडिया सिलेक्ट करना है, जहां पे हमें एडवर्टीजमेंट देनी है, इट विल बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैकेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या है? एक एप्लीकेशन फाइल तैयार होती है ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन फाइल कहाँ से तैयार होती है? सम जॉब सीकर्स दे विजिट द ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपने रिसेप्शन पर अपना बायोडाटा छोड़ देते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन। और सेकंड एप्लीकेशन कहाँ से आती है? कभी हमारा प्रीवियस टाइम में, हमारा अर्लियर कभी सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, few candidates were found suitable at that time, but they were not selected, they were in the waiting list, ठीक है। जो पुराना हमारा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, हमें वो कुछ लोग ठीक लगे थे, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि उससे बेटर कोई था, तो उन्हें वेटिंग लिस्ट में लिख दिया था। उनका नाम भी उस एप्लीकेशन फाइल में है। एक तो कुछ जॉब सीकर्स जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन छोड़ी, या पुराने सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे जो सुटेबल कैंडिडेट थे, उनकी जो हमारी ये फाइल तैयार हुई हुई है, फ्रॉम दिस फाइल इफ एनी पीपल इज गोइंग टू बी कॉल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज द कैजुअल कॉलर्स। अब हम बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है ये कैंपस प्लेसमेंट, और बहुत कॉमन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे बीबीए करने गए, कुछ एमबीए करने गए, ठीक है, कुछ बीटेक करने चले जाते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है, इनमें जो हमारे बीबीए है ये बेटा, तो इन कॉलेजेस में जो ये हमारी कंपनीज हैं, ये लोग विजिट करते हैं एवरी ईयर, और वहां से फ्रेश टैलेंट को अपॉइंट कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये कैंपस प्लेसमेंट दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये जो हमारे न्यू टैलेंट है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, इनको साथ के साथ एक जॉब का एक्सपीरियंस मिल जाता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो यहाँ पे आके अपने ये फ्रेश टैलेंट को ले रहे हैं, न्यू एम्प्लॉयज को ले रहे हैं, उनको एक ऐसे माइंड मिलते हैं जिन्होंने पहले कहीं काम नहीं किया है, और उनको अपने हिसाब से मोल्ड करना, अपने हिसाब से काम करवाना बहुत इजी रहता है। कैंपस प्लेसमेंट मीन्स कॉर्पोरेट सेक्टर और द मैनेजर फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर विल विजिट द प्रोफेशनल कॉलेजेस, एंड फ्रॉम देयर ओनली दे आर गोइंग टू सिलेक्ट द दो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री, और उसको हम कहेंगे कैंपस प्लेसमेंट। अब आगे बात करते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स वो लोग हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि विलेजेस के लोगों के साथ, विलेज की लेबर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इमरजेंसी में कभी भी किसी लेबर की जरूरत रहती है, तो वो इन एबंडेंस, विदाउट एनी वेटिंग पीरियड, वो लेबर को प्रोवाइड कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, और बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं। अब ये इस जो स्लाइड में वॉक-इन्स लिखा हुआ है, ये हमारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए इसको हटा के आपके सिलेबस के हिसाब से रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज लिख दिए। व्हाट इज द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज? हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इफ दे आर लॉयल, दे आर एफिशिएंट, हमने उनको परख लिया और उन्होंने अपने किसी फ्रेंड का, किसी नोन पर्सन का किसी वैकेंसी के लिए नाम रिकमेंड किया, ठीक है, कोई उनका जानकार है, एंड दे फील दैट दिस पर्सन विल बी सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी, उसकी रिकमेंडेशन पे भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंसी को फिल कर सकती है। वाई? बिकॉज वी बिलीव ऑन द एफिशिएंसी, वी बिलीव ऑन द लॉयल्टी ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय लॉयल है, देन डेफिनेटली ही इज गोइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज नोन एज द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय। और वैसे भी अगर न्यू एम्प्लॉय काम नहीं सही से कर रहा, तो इसको पकड़ा जा सकता है कि तुमने गलत आदमी प्रोवाइड कर दिया, ही विल बी आंसरेबल। सो दिस पर्टिकुलर टाइप इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट हमारी हैं जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, राइट, जिन वेबसाइट्स के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल naukri.com, monster.com, these are the websites which are working as a middleman between the job seekers and the organization which need the employees. यहाँ पर ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं,
जॉब सीकर्स भी और वो ऑर्गेनाइजेशंस भी, वो कॉरपोरेट सेक्टर भी जिनको एम्प्लॉयज की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इस naukri.com पे या monster.com पे इन जॉब सीकर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ होता है, राइट? सो द ऑर्गेनाइजेशन विल कॉन्टेक्ट हियर एंड दे कैन फाइंड द पर्सन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैकेंसी। ठीक, तो अब हमने ये सारी टाइप्स कर लिए हैं कि इन सारी टाइप्स के थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जा सकती है। हमने अपने इस वीडियो में रिक्रूटमेंट का मीनिंग किया, दो तरह की रिक्रूटमेंट देखी, एक्सटर्नल और इंटरनल, इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी किए, उनके टाइप्स किए कि कैसे हम अपने इंटरनल रिक्रूटमेंट को कर सकते हैं और कैसे हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।